हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉलिड स्टेट से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी। और आपको कुछ जनरल आइडिया भी होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आप कर सकते हैं या कर पाएंगे और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत हाई लेवल के या बहुत टफ लेवल के नहीं होंगे, मीडियम लेवल ही रहेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो देखने से पहले, इनके आंसर जानने से पहले खुद ट्राई करके देखिएगा कि आप कितने परसेंट क्वेश्चंस को खुद से सोल्व कर पाते हैं। उसके बाद ही आप वीडियो को देखिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ग्लास क्या है, वट इज़ ग्लास या वट ग्लास इज़। ऑप्शन है सुपर कोल्ड लिक्विड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमरफस सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल। तो आपको याद होगा कि ग्लास जो है वो सुपर कोल्ड लिक्विड है। इसको हम शूडो सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ एन काइंड ऑफ अमरफस सॉलिड विच शो फ्लूइडिटी। ये है तो सॉलिड लेकिन ये फ्लूइडिटी शो करता है। जो भी विंडो पेन्स हमें मिलते हैं पुराने बिल्डिंग्स के, जो विंडो में लगे शीशे होते हैं, ग्लास होते हैं, वो नीचे से हमें जो है काफ़ी थिक मिलते हैं, जबकि ऊपर से हमें जो है काफ़ी थिन मिलेंगे। इट मीन्स कि जो मटेरियल है वो ऊपर से फ्लो करके नीचे आया है, इसलिए हम उसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है अमरफस सब्सटेंसेस शो। अमरफस सब्सटेंस इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑप्शन 1 शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, नहीं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर यही प्रॉपर्टी है जो अमरफस सब्सटेंसेस शो करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टल्स के लिए इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, वो हमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पोजेस करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलती है, जिस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। सो ये आयनिक क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर बी है ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट है। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है आयनिक क्रिस्टल के लिए, क्योंकि जैसे ही हम उनको मेल्ट करेंगे वो फॉर्म करते हैं आयंस, और आयंस जो होते हैं वो ईजिली फ्लो करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, वो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी अलग अलग सब्सटेंस हमें एक ही सेम ज्योमेट्री के अंदर मिलेगा, तो ऐसा आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं। इसी टाइप से ऑप्शन नंबर 4 पूछा गया है दे एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द बोन, कि वो बोन की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड्स के अंदर हमें आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर हमें आयनिक बॉन्ड मिलता है। सो ये प्रॉपर्टी वो एग्जिबिट नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड ग्रेजुअली फर्स्ट फॉर्म्स ए टर्बिड लुकिंग लिक्विड। एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हीट करने पर पहले एक टर्बिड लुकिंग लिक्विड यानी धुंधला लिक्विड बनाता है, एंड देन द टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसअपियर, और फिर वो टर्बिडिटी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। दिस बिहेवियर इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस फॉर्मिंग। यह इनमें से किस सब्सटेंस की एक करेक्टरिस्टिक है। तो एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो पहले हीट होने पर टर्बिड लुकिंग लिक्विड फॉर्म करेगा, फिर टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगी, ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है मोस्टली क्रिस्टल्स शोज गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर, कि मोस्टली क्रिस्टल जो हैं वो अच्छी क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट इज अगर उनको हम किसी शार्प्ड एज टूल से काटें तो आने वाली दोनों नई सरफेसेस जो होती हैं वो बिल्कुल स्मूथ आती हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लीन क्लीवेज और गुड क्लीवेज। तो वो कौन शो करेंगे, वो जिनमें वीक बॉन्ड मिलेगा, वो जिनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलेगा, वो जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होंगे, या जिनमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्लेन्स की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे,
सो वही सब्सटेंस जिनमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं प्लेन्स की फॉर्म में, वही शो करते हैं गुण क्लीवेज। क्वेश्चन 6, द टोटल नंबर ऑफ लैटिसेस अरेंजमेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम इज, कि अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम्स में टोटल कितने लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो यहाँ आपने ब्रेविस लैटिस का नाम जरूर सुना होगा। ब्रेविस लैटिस सभी क्रिस्टल सिस्टम में सभी लैटिसेस अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 14 लैटिसेस प्रेजेंट होती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के डायमेंशंस हमसे पूछे गए हैं, तो अगर आपको पता है, याद है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर तीनों जो एज लेंथ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अल्फा और गामा एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं और बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। यही मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के डायमेंशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, इन सीजियम क्लोराइड लैटिस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम आयन इन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि सीजियम आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है CsCl लैटिस में, सीजियम क्लोराइड के लैटिस में, वो क्या होता है। सो अगर आपको पता है तो सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बॉडी सेंटर्ड, जिसमें बॉडी के सेंटर पर लाई करता है सीजियम आयन और क्यूब के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है क्लोराइड आयन। बीच में प्रेजेंट है सीजियम आयन, ये सीजियम आयन है, और कोनों पर प्रेजेंट होता है क्लोराइड आयन। सो क्योंकि बॉडी के सेंटर पर लाई करने वाला सीजियम आयन 8 एनायंस के साथ, यानी 8 क्लोराइड आयंस के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड लैटिस, कि पोटेशियम जो है वो BCC लैटिस में अरेंज है, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम मेटल में पोटेशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि जैसे सीजियम बॉडी सेंटर पर लाई करते हुए 8 कोऑर्डिनेशन नंबर कैरी करता है, उसी टाइप से पोटेशियम मेटल भी BCC लैटिस में लाई करते हुए 8 ही कोऑर्डिनेशन नंबर कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, द हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट ऑफ आयंस इज डिस्क्राइब्ड एज, कि एक सॉलिड है उसमें हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक अरेंजमेंट आयंस की रिप्रेजेंट की गई है कुछ इस टाइप से, ABC ABA, ABC ABC, AB ABA और ABB AB। तो इनमें से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर किसकी होती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर AB टाइप क्लोज पैकिंग होती है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर दैट इज इन जीडीएनएस स्ट्रक्चर जिंक एटम फिलअप्स, जिंक एटम कहाँ लाई करते हैं, क्या फिलअप करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड हाफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको पता होना चाहिए जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर में जो सल्फाइड आयन है वो फॉर्म करता है FCC लैटिस की, एंड जो जिंक आयन प्रेजेंट होते हैं वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। सो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब है कि इफ टोटल नंबर ऑफ अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 8 होंगे तो उसमें से जिंक आयन ऑक्यूपाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करने का मतलब है 5 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करना। दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा, हाफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, द इंटर आयोनिक डिस्टेंस ऑफ फॉर सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या है, यानी दो आयंस के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो सीजियम क्रिस्टल जैसे पहले भी बताया गया है फॉर्म करता है एक BCC स्ट्रक्चर, और BCC स्ट्रक्चर में कॉर्नर्स पर लाई करते हैं क्लोराइड आयन, तो सेंटर पर लाई करता है सीजियम आयन। कॉर्नर पर लाई करेंगे क्लोराइड आयन तो सेंटर पर लाई करेगा सीजियम आयन। तो हमें यहाँ इस किसी कॉर्नर पॉइंट से बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। सो अगर आपको पता है तो बॉडी डायगोनल का जो वैल्यू है A से B तक, इस बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है √3a। √3a बॉडी डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है √3a, और हमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट
बॉडी के सेंटर तक पहुंचना है, मतलब हमें बॉडी डायगोनल का हाफ करना है। सो √3a/2 जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर क्लोराइड इज सिमिलर टू ZnS, अगर कॉपर क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो ZnS के जैसा ही है, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर वुड बी, तो कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक सल्फाइड में जिंक का होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर क्लोराइड में कॉपर का होगा, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर दिए गए हैं। दैट इज इक्वल टू 4, वो जो होता है 4 होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, द क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक लैटिस, इन द क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक लैटिस द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए मेटेलिक एटम, किसी भी मेटेलिक एटम के जो बहुत ही करीब के पड़ोसी हैं, यानी जो नियरेस्ट नेबर होंगे, वो कितने होंगे क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर में। अब यहाँ से आपको समझना है क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर का मीनिंग है इन केस ऑफ FCC, दैट इज द क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू आती है वो 74% आती है। सो इट इज द क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। और क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर यानी FCC स्ट्रक्चर में जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट पर स्फीयर इन FCC स्ट्रक्चर, किसी भी FCC स्ट्रक्चर में एक स्फीयर के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड या कितनी ऑक्टाहेड्रल साइट प्रेजेंट होंगी, ये पता लगाना है। सो आपको पता होना चाहिए कि इन FCC स्ट्रक्चर इफ देयर इज n नंबर ऑफ एटम्स, अगर n नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिलते हैं उसके 2 टाइम, या सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिलते हैं n। So if n atoms are present in the FCC structure, then n octahedral void will be present. And also, as we know, FCC structure has 4 atoms और 4 particles. FCC structure में 4 particles मिलते हैं, क्योंकि इसका जो रैंक होता है वो 4 होता है। So अगर 4 particles होंगे, 4 atoms होंगे, तो उसमें octahedral void भी 4 ही मिलेंगे। सो 4 एटम्स के लिए अगर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलते हैं तो एक एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 में, द वैकेंट स्पेस इन द BCC यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना % स्पेस खाली है, खाली। अगर पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता है BCC की, दैट इज 68%, यानी आउट ऑफ 100 68% हैज फिल्ड, सो 32% हैज वैकेंट। 32% जो स्पेस है वो वैकेंट होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, किसी भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एन एटम एट द फेस पर प्रेजेंट एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में फेस पर प्रेजेंट पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है? सो इट इज ऑप्शन नंबर डी 1/2। सो एक फेस जो है वो 2, या एक फेस पर प्रेजेंट जो एटम पार्टिकल होगा वो 2 यूनिट सेल में शेयरिंग करता है। सो इन 1 यूनिट सेल इट्स पोर्शन विल बी हाफ। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि इफ द रेडियस रेशियो इज इन द रेंज, अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 से 1 की रेंज में आई है, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 0.732 से 1 के बीच में जब आती है रेडियस रेशियो की वैल्यू, से कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8। अगर ये वैल्यू 0.414 से 0.732 के बीच आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। और अगर ये वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4। और अगर ये वैल्यू 0.115 से 0.225 तक आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। सो आपको वैल्यू डाटा याद होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजेस एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है? सो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज दैट इन विच A2B लाइक कंपाउंड इज फाउंड। जो कंपाउंड A2B की फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पोजेस करता है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू जिंक ब्लेंड इज फाउंड इन,
जिंक जेडएनएस जैसा स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? सो ऑप्शन नंबर सी, कॉपर क्लोराइड में जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच कंपाउंड 8:8 कोऑर्डिनेशन इज फाउंड। 8:8 कोऑर्डिनेशन किसके अंदर मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। सो फ्रेंड्स 8:8 जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बॉडी सेंटर्ड के केस में पाया जाता है, जो कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इन क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट की गई है ए एंड बी एटम्स की। ए एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड बी एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्स। ए के जो एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं और बी के जो एटम्स हैं वो फेस सेंटर पर प्रेजेंट हैं। सो अगर हम एक यूनिट सेल ड्रॉ करें जिसमें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमें ड्रॉ करना है, पूछा गया है, बताया गया है हमसे कि ए के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट हैं। सो दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ ए जो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर, ठीक है। और बी के जो पार्टिकल हैं वो प्रेजेंट हैं आपके फेस सेंटर पर। सो ये है आपके बी के पार्टिकल्स, ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है। इफ वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग, अगर इसमें से कोई ए का एक एटम मिसिंग है कॉर्नर से, यानी 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स में से अगर एक एटम मिसिंग है, यानी सिर्फ 7 ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर पर, तो द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? So we know that at corner each particle will share 1/8, so there are 7 particles, क्योंकि एक पार्टिकल मिसिंग है। सो ए के जो टोटल इफेक्टिव जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो 7/8 होंगे। बी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके फेस सेंटर पर प्रेजेंट हैं। सो इफेक्टिव नंबर होता है 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। सो इफेक्टिव पार्टिकल आपके जो मिलेंगे वो 3 होंगे। सो हमें रेशियो लेना है ए रेशियो बी। सो ए है 7/8 इंटू 3, सो A7 एंड B 8 3 जा 24, A7 B 24। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है, इन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव आयनिक कंपाउंड द रेडियाई ऑफ ए एंड बी नेगेटिव आर। ए और बी की जो रेडियाई दे रखी है वो 1.80 और 1.87 दोनों दे रखी हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विल बी। तो अगर हम रेडियस ऑफ कैटायन को डिवाइड करते हैं रेडियस ऑफ एनायन से, यानी 180 को डिवाइड करते हैं 187 से, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 962। सो 0.732 से 1 तक के बीच में अगर ये वैल्यू लाई करती है, सो इट हैज़ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। उस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है। एंड आउट ऑफ द फॉलोइंग द सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर हैज बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, इन द NaCl लैटिस द रेडियस रेशियो इज। NaCl के लैटिस में जो रेडियस रेशियो वो क्या है? सो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि NaCl के केस में रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.5414 आती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया है, एन अलॉय ऑफ कॉपर, एक अलॉय बनाई गई है कॉपर की, सिल्वर की एंड गोल्ड की। एक अलॉय बनाई गई कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की, और पाया गया है कि जो उसमें जो कॉपर है वो ऑक्यूपाई करता है CCP लैटिस, वो CCP लैटिस की फॉर्मेशन करता है। इफ द सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द एज सेंटर, अगर सिल्वर के एटम एज सेंटर पर मिलते हैं, एंड जो गोल्ड है वो प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर, तो बताना है उस अलॉय का फॉर्मूला। सिंस जो कॉपर है वो फॉर्मेशन करता है CCP की मीन्स FCC की, सो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कॉपर के वहाँ होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि CCP का जो रैंक 4 होता है। क्योंकि जो सिल्वर के एटम प्रेजेंट हैं वो आपके एज सेंटर पर प्रेजेंट है, और एज सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा 1/4 होता है। टोटल नंबर ऑफ एजेस होती हैं 12। सो AG के यानी सिल्वर के जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो 3 होंगे। एंड जो आपको गोल्ड दिया गया है वो बॉडी सेंटर पर दिया गया है, जो किसी और के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। सो इट्स टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 1। सो Cu4 Ag3 एंड Au1,
Cu4 Ag3 एंड Au1। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है द सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज एज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सोडियम मेटल BCC लैटिस बनाता है जिसमें आपको एज लेंथ दे दी है 4.29 एंगस्ट्रॉम। दिस इज एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सोडियम एटम। हमसे पूछा गया है कि उसकी रेडियस क्या होगी। सो वी नो दैट इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल the radius is equal to √3 upon 4a। √3 upon 4a। और जैसे ही √3 upon 4 और a की वैल्यू हमें दी इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम दी गई है, सो 4.29 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बनेगा। आंसर हमें सेंटीमीटर में पूछा गया है, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑप्शन नंबर, इसको सोल्व करने से ऑप्शन नंबर ए वही हमारा करेक्ट आंसर आता है। 27th क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेशियम का स्ट्रक्चर BCC है एंड विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और इसका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो दिया गया है 4.52 एंगस्ट्रॉम। इसका जो एटॉमिक वेट दिया गया है वो है 39 एंड इसकी जो डेंसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M/NA इंटू AQ। सो हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है क्योंकि स्ट्रक्चर BCC है, सो नंबर ऑफ रैंक जो होगा वो 2 होगा। मोलर मास उसका दिया गया है 39, लेकिन हमें डेंसिटी किलोग्राम में कैलकुलेट करनी है। सो 39 ग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 से, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से। इधर से आपको अवेगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 इंटू ए, आपको ए क्या रखना है। देखो ये जो वैल्यू आपको दी गई है ये है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड इन केस ऑफ BCC के केस में, बॉडी सेंटर्ड के केस में जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आता है, BCC के केस में जो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस आता है वो होता है आपका ये, इस किसी भी कॉर्नर से बॉडी सेंटर तक का डिस्टेंस, ये होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस आपको दिया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, सो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बॉडी डायगोनल का हाफ होगा, सो √3/2, ठीक है, √3/2a ये होता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और ये वैल्यू आपको दी गई है 4.52 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से जब हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, सो ये सब सोल्व करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो है 908 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन क्यूब शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl के 1 ग्राम में, NaCl के 1 ग्राम में कितने सारे यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। We know that 58.5 gram of NaCl contain 6.02 to 10⁻23 of NaCl molecules, and out of these molecules 1 unit cell will contain 4। एक यूनिट सेल में 4 NaCl के मॉलिक्यूल होते हैं, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 4 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास NaCl अब ये यूनिट सेल बन गई कि इतने यूनिट सेल, मैंने 58.5 ग्राम में हमें इतनी सारे यूनिट सेल मिलेंगी। सो हमसे 1 ग्राम में पूछा गया है, सो 6.02 टू 10⁻23 को हम डिवाइड करेंगे 58.5 से, जिसको सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है ऑप्शन नंबर ए 2.57 10⁻27 यूनिट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है द फेरस ऑक्साइड हैज़ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेरस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिया गया है क्यूब, और उसकी जो एज लेंथ दे दी हमें वो दी गई है 5 एंगस्ट्रॉम। दिस इज एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम हमें वैल्यू दी गई है। अज्यूमिंग डेंसिटी कंसिडर की गई है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव आयंस। इट मीन्स हमें जेड कैलकुलेट करना है क्योंकि वहीं से हमें आइडिया होता है। सो डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू M/Na इंटू A³। सो सभी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। डेंसिटी हमें 4 दी गई है, Z हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास 56 Fe का होता है 56 एंड ऑक्सीजन का होता है आपका 16, सो ये वैल्यू मिलेगी 72। एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 इंटू A,
ये हमें दी गई है 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये दी गई 5 एंगस्ट्रॉम। सो अगर हम 5 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, सो हम सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को हटा के 10⁻⁻10 जो है मीटर की फॉर्म में लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 तो ये सेंटीमीटर की फॉर्म में आ गई। सो दिस वैल्यू जब यहाँ पुट होगी तो ये सब सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 4Fe2 पॉजिटिव आयन एंड 4O2 नेगेटिव आयन। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया दी एज लेंथ ऑफ द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फ्रेंड्स ये फेस सेंटर्ड नहीं है, ये आपका एज सेंटर्ड यूनिट सेल है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल है। और उसके जो अंदर जो एज लेंथ दी गई है वो दी गई है आपकी 508 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन, अगर कैटायन की रेडियस 110 पिकोमीटर दी गई है तो हमें रेडियस ऑफ एनायन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप समझें कि एज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। सो इस टाइप का अगर हमारे पास एक यूनिट सेल प्रेजेंट है तो एज सेंटर के जो पार्टिकल होंगे एज के बीच में प्रेजेंट होंगे। सो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा। सो हमें जो रेडियस है वो कैलकुलेट करनी है, रेडियस ऑफ एनायन। सो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, जबकि हमें ये पूरा का पूरा डिस्टेंस दिया गया है, यानी हमें पूरी की पूरी एज दी गई है। तो जस्ट अगर हम उस एज का हाफ कर दें, दैट इज़ 508 पिकोमीटर का अगर हम हाफ कर दें, सो 254 पिकोमीटर जो है वो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। दिस इज़ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। और क्योंकि इस डिस्टेंस में एक हमारे पास कैटायन है, एक एनायन है, सो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के सम के इक्वल है। तो रेडियस ऑफ कैटायन सी पॉजिटिव, एनायन ए नेगेटिव, उसकी वैल्यू 254 है। अगर हम कैटायन की रेडियस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 254 में से 110 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 144 पिकोमीटर जो है हमारा आंसर है वो आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए 285 नहीं, ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 11144 पिकोमीटर जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।